सर्वप्रथम क्या हुआ? लगाना है तो लगा दो। ये तो हमारा आभूषण है। 6 साल से, छः क्या, लगभग 12 एक साल हो गए इसको लगाते लगाते। आलम जी की इस तरह को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। शनिदेव शिक्षण संस्थान के सौजन्य से आयोजित इस बौद्धिक सत्र में मेरे साथ मंच पर विराजमान मेरे अनुज साथी दिनेश जी, सहायक आचार्य हिंदी, और इस कार्यक्रम के इस प्रांगण में विराजे सारे मेरे शिक्षक साथी, पितातुल्य अभिभावकों, युवाओं और प्यारे विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा कि जैसा जांगीर साहब बता रहे थे, जैसा बंसी जी बता रहे थे, ऐसा कुछ है नहीं। मैं आप में से ही निकला हुआ एक स्टूडेंट हूँ। इससे अधिक अपनी कोई पहचान नहीं है, तो आप मस्तिष्क बिल्कुल क्लियर रखें। न मेरी कोई ज़बरदस्त एजुकेशन बैकग्राउंड है। मैं भी आपकी तरह ही किसी सरकारी विद्यालय से निकला हुआ एक सामान्य छात्र हूँ। तो 10वीं में 49% से पास होके 12वीं में 61% लाके बाड़मेर पीजी कॉलेज से बीए एमए करके और बाड़मेर से बीएड करके और बस अपनी आजीविका चला रहा हूँ। इससे अधिक कुछ नहीं, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। न मैं किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ, न मैं किसी अंग्रेजी माध्यम की किसी मिशनरी का विद्यार्थी हूँ, न मेरे परिवार में कोई मेरे से पहले कोई सरकारी बड़े बड़े अधिकारी हैं, कोई कर्मचारी इवन कोई नहीं है। मैं तो पूरे परिवार का पहला व्यक्ति हूँ जिसने 10वीं पास की थी, पूरे दादाजी की फैमिली का। तो बिल्कुल माइंड क्लियर कर लीजिए कि मैं आप में से ही निकला हुआ एक औसत आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र का एक औसत विद्यार्थी हूँ। और उसके बाद की जो यात्रा है वो थोड़ी मुझे लगता है विशिष्ट थी। और क्या पता आज के कुछ 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद आप में से भी कोई विद्यार्थी जो है वो इस प्रकार से मंचासीन हो और पूरे राज्य को, पूरे देश को प्रेरित करें। आप में से ही कोई होगा। कोई विशिष्ट नहीं होते हैं, कोई ऐसा कोई अवतारी पुरुष नहीं होते हैं, सब आप में से ही होते हैं। सब शिक्षा का कमाल है। और मैं हर मंच पे एक बात कहता हूँ, ये उड़ जाएंगे आपके, हाँ? मैं हर मंच से ये बात कहता हूँ कि जीवन में शिक्षा के अलावा जो कुछ भी है सब मोह माया है और कुछ नहीं है। कुछ अर्जित करना चाहते हो, कुछ सच में पाना चाहते हो, तो आप एजुकेशन पाइए। ये ही सबसे अच्छी साथी है और यही आपकी पहचान निर्धारित करेगी। तो मैं शिक्षा के लिए हमेशा समर्पित व्यक्ति रहा हूँ। खूब पढ़ा है और खूब पढ़ाया है। तो मैं कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं हूँ, बहुत सामान्य व्यक्ति। और मैं हर दिन कहता हूँ कि हम विद्यार्थियों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार आप भी अपनी यात्रा को बेहतरीन करें, उस विषय पे आज मैं बात करूंगा। मैं आज इस संबंध में बात नहीं करूंगा कि पढ़ना कैसे है, क्योंकि उस विषय पे आप वैसे थके हुए होगे। कैसे पढ़ना है हम छोड़ो, क्या पढ़ा है, पता है कैसे पढ़ना है। आज की तारीख में दिनेश जी सभी को पता है कि पढ़ना कैसे है, बस वो लागू नहीं हो पा रहा है। दिक्कत सिर्फ इतनी सी है। इनको सब पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। क्या एक स्टूडेंट को नहीं पता है कि ये नशों में पढ़ना गलत है? क्या स्टूडेंट को ये नहीं पता कि ऑनलाइन गेमिंग के अंदर माथा खपाना गलत है? क्या स्टूडेंट को ये नहीं पता कि अपने माता पिता और गुरुजनों के सामने झूठ बोलना गलत है? क्या स्टूडेंट को ये नहीं पता कि कोचिंग के नाम पे आप शहरों में जाके जो आप मस्तियां करते हो, बर्बाद करते हो समय और धन को, ये गलत है? क्या विद्यार्थियों को नहीं पता? सब पता है। और इवन हमारे से अधिक पता है आपको। बावजूद उसके आप ये सब कर रहे हैं, तो दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको ठीक नहीं कर सकता। जब आपको पता है कि ये गलत है फिर भी आप कर रहे हैं, तो मैं आपको अपने भाषण के माध्यम से सुधार ही नहीं सकता। ये सुधारने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। तो मैं आज उस विषय पे बात नहीं करूंगा। मैं बहुत बेसिक चीज़ों पे बात करना चाहूँगा।
जब 8वीं कक्षा हमने करी, गांव में ही पढ़ी थी, 2001 की बात है। उस समय तक कुछ भी नहीं पता था कि आगे कैसे जाना है, क्या करना है। 10वीं की 12वीं रामसर स्कूल में करी, मालू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। जब घर पे देखते थे तो बड़ा परिवार था, अभी भी है भगवान की मेहरबानी से। बस बहनें अपने अपने ससुराल चली गई तो परिवार छोटे हो गए। जब बहनें घर पे थी तो परिवार बड़ा लगता था, क्योंकि सब दौड़ते थे, भागते थे। और ये पता होता है कि बहन एक न एक दिन ससुराल जानी ही है। उसके बाद में घर छोटे से हो जाते हैं और फिर उस घर में मन भी नहीं लगता, क्योंकि फिर घर पे ले दे के माँ बाप बचते हैं, भाई चले जाते हैं काम धंधों पे। तो आज जब हम घर जाते हैं तो घर पे कोई नहीं मिलता। माँ को आवाज़ देते हैं, माँ आती है या पापा आते हैं, बाकी सारे बच्चे पढ़ने चले गए, भाई अपने अपने धंधों में चले गए, बहनें अपने अपने घर चली गई। तो पहले बड़ा परिवार हुआ करता था और हम देखते थे इन चीज़ों को कि पिताजी कितनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह शाम एक एक दो दो एक्स्ट्रा काम करने, ताकि उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, उनके बच्चे अच्छे कपड़े पहन सके, उनके बच्चे अच्छे से जीवन यापन कर सके। हालांकि उस समय नहीं समझते थे कि ये चीज़ें कैसे सुधरी, कि हमें लगता था कि हमारे माता पिता बहुत अमीर हैं। उस समय हमें यही लगता था, और अमीर क्यों नहीं लगेंगे। हमें जब 1000 रुपये की आवश्यकता हुई तो उन्होंने हमें 1200 रुपये दिए। जब हमें फीस की 15,000 रुपये की आवश्यकता हुई तो उन्होंने 16,000 रुपये दिए। उन्होंने कहाँ से लाके दिए? ब्याज पे लाके दिए, कि घी बेच के दिए, कि किसी पशु को बेच के दिया, कि कहाँ से लाके दिए, हमें नहीं पता। तो जब जब पैसे मांगे वहां से पैसे आए तो हमें लगता है कि इनसे अमीर शायद इस दुनिया में कोई नहीं है। और वास्तव में वो बात सही भी लगती थी कि माता पिता से अधिक अमीर हमारे लिए कोई होना नहीं चाहिए। और जब सर मैं कई बार सुनता हूँ किसी नए नए सिलेक्शन वाले लोगों को, जब वो अपनी गरीबी की कहानी सुनाते, मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर आपको सिंपैथी लेनी है तो गरीब क्यों बन रहे? माँ बाप को बहुत बुरा लग रहा होगा। आप कहिए, आपकी कोई आवश्यकता अधूरी नहीं रही होगी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके आसपास ही मोटिवेशन है, आपको किसी और के अंदर मोटिवेशन देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने माँ बाप को याद कीजिए, आप अपने घर की दीवारों को याद कीजिए, आप अपने घर के आसपास की स्थितियों को याद कीजिए, आप उन लोगों को याद कीजिए जो आपको ठीक स्थिति में देखना नहीं चाहते। मोटिवेशन अपने आप ही मिल जाता है। इसके लिए बाहर तलाशने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप आसपास की आपके हालातों को देखोगे तो निश्चित तौर पे आपको प्रेरणा स्वतः मिल जाती है। और मैं हर बैच में बच्चों को कहता हूँ कि एटलीस्ट दिन में एक बार आंखें बंद करके थोड़ा सा घर के हालातों को सोचना। एक बार सुबह सोच लो या रात को सोच लेना। एक बार सारे उन चेहरों को याद करना जो आपके पीछे खड़े हैं, जो चाहते हैं कि उनका बेटा शिक्षा अर्जित करके जीवन में सफल हो। एक बार आप उस पूरे घर की तस्वीर दिमाग में लाना। दिन में एक बार अगर आप ये 2 मिनट के लिए काम भी करते हैं तो मुझे लगता है कि गलत नहीं करोगे आप कभी। और ये सब सोचने के बावजूद भी आप गलत कर रहे हैं तो आपको कोई सुधार नहीं सकता। तो पहली बात जो मैं कहना चाह रहा था कि अपने आसपास की स्थितियों को कभी भूलना मत। हर दिन उसको याद रखना कि आप किन हालातों से आते हैं, और आपके घर के स्थितियों को आप ही बढ़िया कर सकते हो और कोई बढ़िया नहीं कर सकता। और जब मैं 10th 12th करके घर से निकला था, मुझे नहीं पता था कि आगे की यात्रा कैसी होगी। मैंने खूब पढ़ाई करी और मैंने 1 मिनट भी कभी मेरे जीवन का खराब नहीं किया। पढ़ते पढ़ते दिल्ली में गए, जयपुर गए। आज लगभग 16 साल हो गए मुझे सरकारी सेवा करते हुए। 19 वर्ष की अवस्था में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चला गया था। सारी स्थितियां ठीक हो गई। छोटा भाई मेरे को देख देख के पढ़ा, RAS बन गया पहले अटेम्प्ट में। अब दोनों भतीज पढ़ रहे हैं, देख देख के पढ़ रहे हैं। दोनों का CUET में एडमिशन सिलेक्शन हुआ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में दोनों पढ़ रहे हैं। पूरा परिवार पढ़ रहा है। पास में एक भतीज स्कूल लेक्चरर बन गया, 2-4 और बन गए, 10-15 देख देख के बन गए। कि चाचा का हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। एक व्यक्ति सफल होता है तो वो केवल अकेला सफल नहीं होता है, वो उसकी पूरी ग्वाड़ी को सफल करने वाला है। वो अपने आसपास पूरा शिक्षा का वातावरण तैयार करने वाला है। उसको देख के आने वाली पूरी जनरेशन सुधरने वाली है। इसलिए कहता हूं आप केवल अपने लिए ही नहीं सोचें, आप आसपास देखें
निश्चित तौर पे आपसे हजारों बच्चे आने वाले समय में प्रेरित होंगे। क्योंकि ये चीज़ें मैंने, आपने तो देखी नहीं है, मैंने देखी है, मैंने इनको महसूस किया है कि जिस घर में एक एक भी नौकरी नहीं है, आज उन घरों में हर घर में एक एक बच्चा, मेरे गांव की भी मैं बात करूं तो कोई लेक्चरर लगा है, कोई वरिष्ठ अध्यापक है, कोई आरएस बन गया, कोई एयरफोर्स में चला गया, कोई डॉक्टर बन गया, प्रेरणा मिल रही है। और ये सब चीज़ें जब मैं गाँव ढाणी जाता हूँ शनिवार को, अक्सर आज तो मैं नहीं जा पाया है कार्यक्रम के कारण, बाकी संडे को मैं मम्मी पापा को टाइम देता हूँ, तो आज का टाइम उधर नहीं गया। पापा का सुबह फ़ोन आया था कि आज गाँव आए तो थोड़ा काम है, मैंने कहा आज पापा नहीं आ पाऊँगा क्योंकि आज मैं कहीं और जा रहा हूँ। तो कब आएगा? आज तो समय गया किसी और जगह पे और अगले संडे आने की कोशिश करूँगा। तो मैं संडे को जब घर जाता हूँ तो सारी चीज़ें वापस देखता हूँ, घर बन गया है, खेत अच्छे बोए हुए हैं, पापा मम्मी को कोई टेंशन नहीं है, बच्चे सब सेट हो गए हैं, सब पढ़ रहे हैं और वो सुकून की नींद सो रहे हैं, कोई तनाव नहीं है। और ये देखने के बाद मुझे अंदर से लगता है अपने जीवन की यही सफलता है। बस मैं दुनिया जीत सकूं ना जीत सकूं, मुझे जीतने की कोई ख्वाहिश भी नहीं है, परंतु अगर मेरी वजह से मेरे माँ बाप अगर सुकून की नींद सो रहे हैं तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया है। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व रहता है। मुझे इस बात का गर्व नहीं है कि मुझे 10 लाख बच्चे सुनते हैं हर दिन, मुझे इस बात का कोई गर्व नहीं है कि मैंने 50,000 बच्चों को पढ़ा दिया होगा, हजारों बच्चे सरकारी स्कूलों में वगैरह में लग गए होंगे। मुझे इस बात का कोई गर्व या ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी शहर में जाता हूँ तो कई सारे बच्चे मेरे आसपास आ जाते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं और मैं बच्चों से बड़े अच्छे से मिलता हूँ। गर्व इस बात का नहीं, गर्व इस बात का है कि मेरे कारण, या मैं जब मेरे माता पिता को देखता हूँ जिन्होंने मुझे इस सृष्टि को दिखाया और वो जब सुकून में होते हैं तो मेरे लिए उससे बड़ी गर्व की कोई बात नहीं होती। और यही बात मैं आपको कहना चाहूँगा, यही मैं बात आपको कहना चाहूँगा कि आपकी वजह से आपके माता पिता परेशान हो जाते हैं तो आपका जीना व्यर्थ है, आपका जन्म लेना भी व्यर्थ है, आप सिर्फ और सिर्फ एक भार है, इससे अधिक कुछ नहीं है। एक बच्चा गांव से गुरुजनों ने बहुत मेहनत करके 99% बना के बाड़मेर भेजा, हमारे पास आया कॉलेज में। कॉलेज में आने के बाद में, कॉलेज में तो 1-2 क्लासेस होती है, उसके बाद बच्चा फ्री है, शाम के समय थड़ी पे जाके बैठता है, चाय की थड़ी पे 4 बच्चे और भी बैठते हैं और वो सब मिल के चाय वाय पीते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू होता है। वो साइकोलॉजी में कहा है ना कि आप मुझे इनकी संगति दिखा दो, मैं इसका भविष्य दिखा दूंगा। मुझे बता दो आपके दोस्त कौन है, मैं आपको बता दूंगा कि आप कहाँ जाने वाले हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उस मंडली में आते आते उनके लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए। अब उनको बाइक चाहिए, कपड़े अच्छे चाहिए और बड़े बड़े कैफे में, रिजॉर्ट में, इनमें उनको हर प्रकार के पार्टियां चाहिए। अब वो 99% वाला बच्चा जब शहर में जाके इस माहौल में आ गया तो उसका खर्चा बढ़ गया। अब खर्चा बढ़ गया तो गांव का व्यक्ति उस खर्चे को वहन नहीं कर पाएगा, वो तो 3,000-4,000 रुपये भेज सकता है, इससे ज्यादा तो कैसे देगा। ये मैं एक रियल बात बता रहा हूं आपको। अब जब खर्चा बढ़ गया तो खर्चा पूरा करने के लिए उस लड़के ने कुछ उधार लिए, किसी से 5,000 रुपये लिए, किसी से 2,000 रुपये लिए, किसी से 3,000 लिए, ऐसे करके ठीक ठीक 30-40,000 रुपये का उधार कर लिया। अब उधार लेने के बाद में उस उधार का आपको पता है सीधे तो कोई बिना ब्याज से उधार देता नहीं आजकल। अब वो ब्याज पे उधार ले लिया, पैसा 40-50 हजार ऊपर हो गया। किसी गुरुजी को कहा कि यार पैसे दो ना सर, कुछ इमरजेंसी आ गई है वो। गुरुजी ने भी समझ लिया कि कोई गेमिंग वेमिंग में लगा लिए होंगे, पैसे तो नहीं है भाई पास में। अब उस कर्जे को दूर कैसे किया जाए, साथियों ने कहा कि कुछ छोटा मोटा काम बता देते हैं, शॉर्टकट में कर्जा मिट जाएगा। अब वो क्या है, वो ये है कि आपको कोई नशे की पुड़ियाँ वगैरह है, इसको सप्लाई करना है, बाइक पे डाल के 10 मिनट में पहुंचा के आ जाएगा, 1,500-2,000 रुपये मिल जाएंगे। अब उस कर्जे को उतारने के लिए ड्रग्स का काम शुरू हुआ, तस्करी का। ये तस्करी की श्रेणी में आता है, एनडीपीएस एक्ट लगता है। अब वो उस दलदल में जा चुका है और अब उसको तस्करी से पैसे आते हैं और उस पैसे से पुराने वाला ब्याज भी भर रहा है और ऐसे करते करते कुछ समय तक ये सब चीजें चलती रही। जो साइकिल लेके कॉलेज आता था उसके पास में पल्सर से कॉलेज आना शुरू हुआ, बाइक से। जिसके फटे हुए कपड़े पहने हुए, अब उसके शरीर पे ब्रांडेड कपड़े थे, उसको देख के 2-4 और उसके साथ हो गए, ये तो ठीक पैसा आराम से आ रहा है। और एक दिन पुलिस की रेड होती है और मुख्य व्यक्ति को पकड़ा गया, कूटा गया, तो उसने सब बता दिया।
कि ये लोग हैं, सप्लाई में ये शामिल है। और पुलिस ने 10 मिनट में सारा काम ख़त्म कर दिया और उठा लिया वहाँ से, और उठा के घर पे फ़ोन किया कि आपका बच्चा जेल में है और उसको ले जाओ। माता के हार्ट अटैक आ गया, माँ उसी जगह ख़त्म हो गई। क्योंकि उन्होंने तो सोचा ही नहीं कि, वो तो सोच रहे हैं कि बच्चा प्रशासनिक सेवा में जाएगा या शिक्षक बनेगा या सेना में जाएगा, बड़ी अच्छी नहीं, जब उसके 95% से अधिक परसेंटेज हो, उससे उम्मीदें भी अधिक होती है। और माँ बाप सोच ही नहीं सकते कि वो ऐसे कामों में संलिप्त हैं। और एक दिन सीधा अचानक से पुलिस का फोन जाता है कि बच्चा जो है वो आपका उसमें ड्रग्स में एनडीपीएस एक्ट बड़ा खतरनाक लगता है। अब वो बेचारे पिताजी बेरे का काम कर रहे, वो बेरे का काम छोटा मोटा किसी के यहाँ कृषि रहे हुए, खुद का भी नहीं, किसी के यहाँ कृषक रहे हुए, वो काम धंधा छोड़ा, अपनी लंगोट उठाई, साफा लिया अथवा हाथ वो, और भागते भागते बाड़मेर पहुंचे। बाड़मेर आके पता किया कि ये स्थिति है, थाने गए। अब उसमें जमानत भी नहीं होती। अभी वो वकील पिताजी वो पैसे कहाँ से लाए, पीछे घर में एक डेथ और हो गई। एक लड़के के चक्कर में पूरा परिवार बर्बाद। आगे की क्या स्थिति है ये हमें नहीं पता। अभी 3-4 दिन पहले उसको मैंने कॉलेज में बच्चे को देखा था, तो मैंने उसको कुछ कहा, मैंने कहा तो क्या सर मत पूछो क्या हुआ, मैं बर्बाद हो चुका हूँ गलत संगति के चक्कर में, और वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं आप सभी को कहता हूं कि देखो, पढ़ाई वढ़ाई हो तो ठीक है, बढ़िया कर लो, नहीं भी हो तो एटलीस्ट अपना कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुलिस वालों का फोन जाए। नहीं हो रही है तो कह दो घर पे, देखो मेरे से पढ़ाई नहीं होगी। एक मेरा मित्र है जो हमारे साथ ही पढ़ता था, तो घर वालों ने पीएमटी, उस समय पीएमटी सीपीएमटी होते थे, उसके लिए कोटा भेजा। वहां जाके 4 महीने उसने देख लिया कि अपना काम होगा नहीं इससे, घर आ गया सीधा, और पापा कहा मेरे से ये चीजें नहीं होगी ना, मैं कभी जिंदगी में डॉक्टर बन सकता, इससे बेहतर है कि मैं कोई दूसरी पढ़ाई करूं, मेरे से ये होगा नहीं, जबरदस्ती करना मत। आर्ट्स लिया, थोड़े समय पढ़ा, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी, काम धंधा करने लग गया, वापस आ गया। और वापस आके इंटरेस्ट किस में था, इंटरेस्ट सोशल मीडिया में था, क्योंकि ये 17-18 में ये जोश लगा, एडिटिंग वगैरह अच्छी कर लेता था। और आज की तारीख में एक ग्राफिक एजेंसी बनाई हुई है जिसके अंडर में कम से कम 70 से 80 लोग काम करते हैं, पास में अच्छी गाड़ियां हैं, जयपुर में फ्लैट लिया हुआ है, और 15-20 कोचिंग सेंटर्स का काम देखता है, लगभग 5 से 10 लाख रुपए महीने के आराम से कमा लेता है। भाई नहीं पढ़ाई हो रही है तो छोड़ो, कम से कम दूसरा काम कर लो। देखो नौकरी का जो सिस्टम है ना, ये 1947 के बाद शुरू हुआ है। अमेरिका के अंदर कोई सरकारी नौकरी नहीं है, सारा पूंजीवादी राष्ट्र है। यूरोप में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो सरकारी नौकरी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये ठीक है, जीविका निर्वाह, नौकर है बस, या तो सरकार के रहो या प्राइवेट रहो, बस नौकर ही रहते हैं। तो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना ये जीवन की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। मैं अभी 6ठे विभाग में हूं, अभी मैं इससे पहले 5 नौकरियां छोड़ के और अभी 6ठे में हूं। अभी मेरे को लगता है कि मैं ये भी छोड़ दूं, कभी कभी लगता है कि छोड़ देता हूं, फिर सोचता हूँ नहीं अभी घर वाले कूटेंगे अगर ऐसा काम किया तो। माँ अभी कहती कभी कभी बेटा थक गया है, सर कह रहे ना, प्रधान साहब कह रहे थे कि हेल्थ का ध्यान रखो। मैंने सोचा मेरे को ही कह रहे अंदर तक लगा, मैंने कहा मेरे को ही कहा जा रहा है ये। तो मेरी माँ ऐसे जाता हूँ घर पे तो कहती है कि बेटा थक गया है, घेरे काले घेरे पड़ रहे हैं, छोड़ दे और रेस्ट कर। मैं क्या छोड़ दूँ, कोचिंग छोड़ दी, नौकरी नहीं छोड़नी। मैंने कहा माँ कोचिंग में पैसे ज़्यादा आ रहे हैं नौकरी से, पैसे का क्या करना, सारा हो गया, नौकरी थोड़ी छोड़ी जाएगी, कोचिंग भले बेटी कर कोई मतलब नहीं। माँ भी ये कहना चाह रही है कि सरकार में बना रहे, बाकी सब छोड़ दे। तो सरकारी नौकरी सच में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि ये है कि आपका परिवार आपसे खुश होना चाहिए। अगर आप इतना कर पाए तो मैं मानता हूं कि आपका जीवन है वो सफल है। बस व्यक्ति को हर दिन इतना ही प्रयास करना चाहिए, इससे अधिक कुछ नहीं। अब आप क्या सोचते हो, जैसे मैं आज बोल रहा हूं, इसमें भी कई सारी कुछ रील कट होगी, डेफिनेटली वायरल होगी। और मेरे पापा पूरे दिन घर पे रील देखते हैं, आजकल कोई काम नहीं करते हैं, रील देखते हैं, रील देखते हैं फिर सुनते हैं। मेरी जैसी रील आती है तो मैं जब घर जाता हूँ तो देखता हूँ पीछे से क्या कर रहे हैं। रील सुन के फिर मम्मी को बुलाते हैं, या तो ना छोरो है गुड़ा मलो निमकी बोले हणाऊ या
फिर उनको ठीक लग रहा होता है, क्योंकि मंच पे हम भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं तो निश्चित तौर पे उनको भी ठीक लगता है कि हाँ ये ठीक है। और अब भली मैं यहाँ बोल रहा हूँ, वो वहाँ पे खुश हो रहे हैं, तो अपना बोलना सफल है। इसलिए कह रहा हूँ कि आपका प्रयास ये होना चाहिए कि बहुत परिवार बहुत सही रहें और आपसे वो ठीक रहे। मैं बहुत बड़ी उपलब्धियों के कभी पक्ष में नहीं रहा, लेकिन इतना काम हो जाना चाहिए। जब बीए हमारा हुआ यहाँ पे, तो मैं और रघुनाथ दोनों, रघुनाथ विष्णु यहीं के, रघुनाथ ने कहा कि चलते हैं दिल्ली, आईएएस की तैयारी करते हैं। छोटी मोटी परीक्षा तो हमने लगभग कर ली थी, तो वहाँ गए। वहाँ गए तो क्या करें, तो कोचिंग कर लेते हैं। कोई पता नहीं था ना, कोई डायरेक्शन नहीं थे। पहले सर ने सही कहा था दिनेश जी ने कि ये छोटी सी किसी के पास नौकरी लगती है तो आदमी बात नहीं करता, ऐसे बिल्कुल ऐसे रहता। तो हमें कभी ऐसा लगा नहीं, पता नहीं ये भाव कभी क्यों नहीं आए। फर्स्ट ग्रेड बने, सेकंड ग्रेड बने, हेडमास्टर बने, प्रोफेसर बने, आरबीआई में जॉब करके आए, एयरफोर्स में भी जाके आए, माथाफोड़ी करके आए, आरएस में भी 712 रैंक लेके आए, सारा किया। लेकिन कभी है ना ऐसा लगा नहीं कि मतलब परीक्षा पास हो रही है, और ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। तो दिल्ली गए, क्या करना, तो कोचिंग कर लेते हैं। वहाँ गए तो स्कॉलरशिप टेस्ट था वहाँ पे एक, कि अगर स्कॉलरशिप में आप अच्छे नंबर ले आते हैं तो आपकी कोचिंग में कई सारी छूट थी। तो हम गए, हम वहाँ पे गए, टेस्ट दिया। अब हम बाड़मेर से गए थे, तो हमारे स्लीपर पहने हुए, जब पैरों में एक नाइट पैंट पहनी हुई और टी शर्ट पहना हुआ, और ये का ये रघुनाथ के भी, हम दोनों वहाँ पे ये परीक्षा वरीक्षा देख के। और बाकी दिल्ली में जाते हैं तो कई देखो अच्छे अच्छे लोग आते हैं, कई कार लेके भी आते हैं, कईयों के पास बहुत ब्रांडेड कपड़े होते हैं। हम सब ने उनको देखा, देखने के बाद में मैंने कहा अपना पार नहीं पड़ना है, क्यों यार कितने एडवांस लोग हैं यहाँ पे। अब वहां जाके टेस्ट वेस्ट देके हम वापस आ गए रूम अपने। 2 दिन बाद में टेस्ट का रिजल्ट आया। रिजल्ट से पहले सभी को सूचना आई कि भाई सभी को कॉन्फ्रेंस रूम में जाना, वहां रिजल्ट सुनाया जाएगा, और वहां किन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी उन बच्चों के नाम अनाउंस किए जाएंगे। तो हम भी गए कि टेस्ट दिया हुआ है, क्या पता अपना ही कहीं सेटलमेंट बैठ जाए। हम वहां गए, वहां जाने के बाद में सर ने सबसे पहले पूछा कि इनमें से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है। अभी तो हमारे पीएचडी किया हुआ, पहले नहीं था। तो कई बच्चों ने हाथ खड़े किए कि हमारे पीएचडी किया हुआ है। फिर सर ने पूछा कि इसमें से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे प्रेस्टिजियस जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है वहां से मास्टर किया हुआ है, एमए। फिर कई हाथ खड़े हुए। मैंने पास में कहा, मैंने कहा अपने मजू गुड़ बाड़मेर पीजी कॉलेज का स्टूडेंट वो भी प्राइवेट। अगर अपन समय रहते निकल जाए, नहीं तो कोई नई बेइज्जती होगी। बैठना आए हैं तो पूरा सुन के तो जाए, होते कैसे हैं लोग। फिर पूछा कि इसमें से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने, ऐसे करते करते काफी पूछ लिया। पूछने के बाद में बोला, फिर सर ने एकदम से यू टर्न लिया। यू टर्न, मेरे उस समय एमए हुई नहीं थी, उस समय तो बीए फाइनल ईयर करके हम गए थे। एकदम से यू टर्न लेके और सर ने बोला कि आप सभी को, जिन्होंने हाथ खड़े किए थे, आप सभी को ऐसे डूब मरना चाहिए, क्योंकि टॉप करने वाला बच्चा ऐसा है जिसके एमए ही नहीं है, जिसका एमए ही नहीं है, जो किसी विश्वविद्यालय का स्टूडेंट ही नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा हमें लगा मैं कौन कर रहा शांत, जिसका किसी महानगर से कोई संबंध नहीं है, मैं को फिर भी बात अपनी तरफ ही आ रही है। और राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर से निकले क्षेत्र से संबंध रखने वाले ऐसे क्षेत्र है जहां बहुत शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जाता है। ये 2009 की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं बात लगभग रघुनाथ घोषणा होनी बाकी है, बाकी प्राइमरी रुझान ये है कि हम जीत गए, मैंने कहा। और थोड़ी देर में उसने, सर ने नाम बोला कि पहली रैंक पे गणपत सिंह है बाड़मेर से। 1300 बच्चों ने लगभग टेस्ट दिया। मेरे को एकदम से यकीन ही नहीं हुआ। मैंने कहा हम क्या सोच रहे थे। अब उन्होंने कहा खड़ा हो, मैं खड़े होने में गड़बड़ है हम तो हमारे हिसाब से आए, हम तो इसलिए आए थे कि होने आओ कि देखे आओ, हम देखने के लिए गए थे।
उस समय मुझे खड़ा किया गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने एक नोट्स का पूरा सेट दिया और कहा कि भाई आप अगर कोचिंग करते हैं तो छूट वगैरह मिलेगी। हमारे तो वैसे ठीक था। घर आए, रघुनाथ ने कहा कोचिंग नहीं करनी तुझे, क्योंकि सब्जेक्ट इतना अच्छा है, ऑलरेडी पास हो जाएगा, फालतू समय नहीं खराब करना। फिर वहाँ पे जो हमारा वार्तालाप हुआ ना, उससे मुझे 2-3 चीज़ें सीखने को मिली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कि व्यक्ति को कभी भी अपने पहनावे, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पर कभी भी नीचा महसूस करने की आवश्यकता नहीं। आपका पहनावा है, ये आपकी पर्सनैलिटी को नहीं दर्शाता। बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा पहने हुए 50-50 लाख की गाड़ी लेके सामने यार बोलना ही नहीं आवे, जिसके पास में कुछ नहीं हो, जिसके पास में नैतिकता भी नहीं हो, आप सम्मान नहीं करोगे उसका। पहनावे बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। आप इस क्षेत्र से जाते रहे, इस भाषा का उपयोग दिल्ली में जाके किसी कॉर्नर पे जाके करते हैं, किसी सेंट्रल में जाके करते हैं, तो ये गर्व की बात है। आपको अपने आप को कभी भी किसी से कमतर नहीं समझना है, चाहे आप बाड़मेर के हो, चाहे बाड़मेर में आप घोड़ामालानी क्षेत्र से आओ, चाहे आपके हमारे भोगेरा क्षेत्र से आओ। ये हमारी पहचान है। और मैं देखता हूं कि जब हम यहां से छोड़ के इस महानगर में जाते हैं, तो हम उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। क्यों? आपकी यूनिक आइडेंटिटी ऐसे बनाए रखिए और साथ में सीखिए, अंग्रेजी बोलना सीखिए, अच्छे सारी चीजें सीखते जाइए, लेकिन त्यागना नहीं है। जिस जगह से हम आए उस जगह की संस्कृति को हमेशा जिंदा रखना है। हम दिल्ली में होके भी वैसे ही थे, कभी हमारे में कोई बदलाव नहीं आया। और कभी कोई अंग्रेजी बोलने वाला सामने आता था तो सामने उसको उसी भाषा में जवाब दे दिया जाता था। सामने वाला सोचता था कि ये क्या हुआ, आती है हमें, लेकिन प्रदर्शन करने का कोई महत्व नहीं है। इसलिए कहता हूं कि आप कहीं पे भी जाओ, अपनी संस्कृति पे गर्व करो। आप बिल्कुल कमजोर नहीं है। आप अगर ठीक तरीके से मेहनत करेंगे, अपने गुरुजनों की अंगुली पकड़ के निरंतर आगे बढ़ोगे, अपने मार्गदर्शक का साथ लेके उनके ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ोगे, तो जीवन में हर नौकरी आसान है। आप आराम से 2-3 साल में उसको ले लोगे। ये जब तक नहीं लगती है ना, तब तक ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी चुनौती है, पार होगी कि नहीं होगी। लेकिन जिस दिन ये नौकरी लगती है तब लगता है कि इतनी बड़ी चुनौती थी नहीं। सर दिनेश जी सही कह रहा हूँ। प्रोफेसर बनने से पहले आपके दिमाग में भी यही होगा कि पता नहीं ये प्रोफेसर कैसे बनते होंगे, कितनी मुश्किल होगी। लेकिन जब बन जाते हैं उस दिन लगता है कि इतना कुछ भी नहीं था, अब वापस बैठाए तो वापस बन सकते हैं। इसलिए इस चीज को लेकर आपको चिंता नहीं करनी है। बस जीवन में एक आधा मार्गदर्शक जरूर रखना, नहीं तो क्या होता है कि ठोकरे खा खा के सीखने में बहुत समय चला जाता है। और अगर आपके साथ में कोई अच्छा मार्गदर्शक होता है तो आपका मार्ग दिखा देता है, बाकी दौड़ना तो आपको ही है, फिर लड़ना तो अर्जुन को ही है, मार्ग ही दिखा सकते हैं श्री कृष्ण को। और अंत में जाके श्री कृष्ण वापस अर्जुन को क्या कहेंगे? अंत में जाके श्री कृष्ण अर्जुन को ये कहेंगे, अब हमारा रथ यहीं रुकेगा, अब आगे आपको पार पैदल जाना है, अब आगे आपको जाना है, हम यहीं तक थे। तो मार्गदर्शक एक लिमिट तक साथ रहेगा, उसके बाद परीक्षा हॉल में जाके लड़ना आपको ही होता है। इसलिए एक गुरुजन साथ में रखिए, और जहां जहां डाउट आता है वहां वहां उनसे डिस्कस करिए। जहां जहां भ्रम की स्थिति पैदा होती है, दुनिया को मत पूछिए, बस एक आधा मार्गदर्शक रखिए, उनसे बेझिझक बात करो कि देखो सर ये दिक्कत आ रही है, अब इसमें क्या करना है, सर ये कंफ्यूजन है, इसमें क्या करना है। क्योंकि एक आधा मार्गदर्शक होता है, वो आपका समय बहुत बचत करता है। मैं मेरी भी बात करूं तो मैं रघुनाथ का अक्सर जिक्र करता रहता हूं हर जगह पे। जहां कहीं भी मुझे लगता है, जैसे आईएएस और उसमें जब कन्फ्यूजन हुआ कि भाई मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए, बहुत भ्रम स्थिति पैदा हो गई। डॉक्टर ने कहा कि भाई आपका बड़ी आंत पूरी डैमेज है और सिविल सर्विसेज के आप सच में लायक नहीं है। अब बन भी गए तो भी उस पोस्ट के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इससे बेहतर है कि आप किसी शैक्षणिक या ऐसी किसी सेवा में जाइए जो शांत हो, जिसमें बहुत अधिक तनाव नहीं हो। अब एक तरफ मेरा ड्रीम था कि प्रशासन में जाऊं, सेना की वर्दी पहनूं, और दूसरी तरफ मेरी मजबूरी थी कि मैं किसी ऐसी सेवा में जाऊं जहां शांति हो। अब ये द्वंद्व की स्थिति जब उत्पन्न होती है, तब हम साथी से बात करते हैं कि यार क्या करना चाहिए। तो एजुकेशन सबसे बेस्ट है तेरे लिए, ये सब चीजें छोड़ो। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने जो चीज खो दी है ना, उसकी वैल्यू उसको खोने के बाद पता चलती है। जब तक आपके पास है तब तक उसकी वैल्यू नहीं होगी, कदर नहीं करोगे आप। जिस दिन आप खो दोगे उस दिन आप उसकी वैल्यू को समझोगे और फिर पछताओगे। लेकिन खो चुका है
वापस नहीं मिलता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं ठीक था 2008-9 तक, बहुत फिट था एकदम। जब तक फिट था तो मुझे ऐसा घमंड सा था कि मेरी हेल्थ को कुछ नहीं हो सकता, और खेल मैदान छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया, खाना पीना भी ऐसा कुछ खास नहीं। जिस दिन हेल्थ खोई उस दिन से लेके आज तक पछता रहा हूं कि हेल्थ चली गई। आज 16 साल हो गए कि बीमारी से हम उभरे नहीं है। हम आज भी टेबलेट खा के काम चलाते हैं, 3-3 टेबलेट खाते हैं तब जाके हमारे सुबह पैर है वो जमीन पे आते हैं, और उसके बाद पूरा दिन काम करते हैं, दूसरे दिन सुबह उठते ही 3 टेबलेट हम फिर खाते हैं। ये सिलसिला आज से नहीं है, ये सिलसिला 2009 से है, जब मैं ठीक 20 साल का हुआ था। तब मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य और संस्कार, अगर ये 3 मजबूत रखे जाए तो बाकी सारा बाई प्रोडक्ट है। गाड़ी, बंगले, घर, फेम, प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज सब आ जाते हैं। 3 चीजें मजबूत होनी चाहिए। दवा के एजुकेशन हासिल करो, रात दिन मेहनत करो, कोई पढ़ने से मरा नहीं है आज तक। पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, कौन मरा है पढ़ पढ़ के? एक्सीडेंट से मर सकते हैं, लड़ाई झगड़े करके मर सकते हैं, बद्दुआओं से कोई मर सकता है, उल्टे काम करके मर सकता है, बीमारियों से भी मर सकता है, परंतु पढ़ के आज दिन तक किसी की मौत नहीं हुई है। खूब सारी शिक्षा अर्जित करिए, सीखिए और जीवन में उसको लागू करिए। और दूसरा, स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान दीजिए। कोई विशेष काम नहीं करना होता, अच्छा खाओ पियो और 1-2 घंटे हर दिन ग्राउंड में गुजारो। शाम का समय होते ही अभी भी मैं जाता हूँ, 6 बजते ही मैं हॉस्टल जाता हूँ वॉलीबॉल खेलने के लिए। अभी भी जाता हूँ अगर मेरी क्लास नहीं होती है तो। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो जा चुकी चीज़ तो जा चुकी है, लेकिन और तो नहीं बिगड़ने दूँ। और मेरा डॉक्टर कहता है कि कोई शायद रेयर केस ही है जिसमें मेरी आंत लगभग 92% हील हो गई, मतलब सही हो गई। 8% आंत ही अब डैमेज है, और ये होता नहीं है। जनरली ये होता है कि बिगड़ता ही जाता है, कंट्रोल होके हील होना बड़ी बात है। मेरे साथ वो हो रहा है कि हील हो रहा हूँ, इसमें बच्चों की दुआएं बहुत काम कर रही है। और मैं इस पृथ्वी पर मैं मानता हूँ कि बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि हजारों बच्चों का निस्वार्थ प्रेम मुझे निरंतर मिलता रहा है। तो दूसरी चीज जो है वो है स्वास्थ्य। और मैं अक्सर कई भाषण में बोला हूं कि जिस विद्यार्थी ने टेबल कुर्सी और खेल के मैदान को मित्र बना लिया, वह व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। बढ़िया पढ़ो, थक गए थोड़ी देर खेल कूद के आ जाओ, और गांव में है तो दिक्कत ही नहीं है, खेत से बड़ा कोई अभ्यास नहीं है, और शहर में बैठे हैं तो स्टेडियम चले जाओ। और तीसरा, आपके संस्कार अच्छे होने चाहिए। बड़ों का सम्मान करने से लेके संस्कार कौन से होते हैं ये बातें आपसे छुपी भी नहीं है। अगर ये 3 चीजें अच्छी है तो घर, गाड़ियाँ, ये जो आप सारी चीजें देखते हो ना, कोई कहता है कि मजा करे मार साहब, अच्छा हार्ट। एक दिन मैं कॉलेज के अंदर जैसे एंटर किया तो 2-4 लड़के खड़े, सर मजा आ गया। मैं किधर क्या हुआ? हमारा हार्ट लाग रही गाड़ी जो एकदम यहाँ एकदम मजा लग बेटा। मैं कहा बेटा ये वजह नहीं है, दरअसल 2-3 चीजों का ध्यान रखते हैं तो ये चीजें फिर अपने आप आती है। इसके लिए कोई विशेष प्रयास बाद में अलग से नहीं करने पड़ते। मैंने कहा ना कि एजुकेशन और हेल्थ के ध्यान रख लिया जाए तो ये सारे बाई प्रोडक्ट है, सह उत्पाद है जो अपने आप ही आपको हासिल हो जाते हैं। उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना होता है। समय लग सकता है लेकिन चीजें आपके अनुकूल हो जाती है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। मैं पूरी टीम का, यहाँ पे रमेश जी का, बंसी जी का, दिनेश जी का, और भी सही साथी जो सारे संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उन सबको धन्यवाद दूंगा कि आपने इन क्षेत्र में एजुकेशन के लिए प्रयास किए। और मैं आपको ये कहूँगा कि प्रयास थमने मत देना, प्रयास करते रहना। स्टूडेंट कम भी होंगे क्योंकि 2013 में जब हमने 12-13 के अंदर बाड़मेर में काम शुरू किया था कोचिंग सेंटर्स का, 10-10, 5-5 बच्चे आते थे, अभी 5-5 हज़ार बच्चे आते हैं। कल किसी जोधपुर के एक साथी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जोधपुर बच्चे, बाड़मेर के बच्चे जोधपुर आते ही नहीं। मैंने कहा आएंगे कैसे? जब तक हम बैठे हैं तब तक तो हम नहीं आने देंगे। आप ऐसे कैसे आ जाएंगे बताओ? तो शुरुआत में संघर्ष करना पड़ता है, आप भी करोगे, लेकिन अगर अड़े रहोगे हालातों के सामने, जो अड़ा रहता है विजेता वही होता है, सीधी सी बात है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इस क्षेत्र में काम करते रहिए, बढ़िया विद्वानों का साथ लेते रहिए और शिक्षा का प्रसार करते रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली
हमारे क्षेत्र का शिक्षा में नाम आगे बढ़ रहा है। और मैं कहता हूं कि अगर आप शिक्षा का प्रसार करते हैं तो राष्ट्र का ही एक प्रकार से राष्ट्रवाद सच्चा यही है। हम राष्ट्रवाद सब सुनते हैं, इससे बढ़िया राष्ट्रवाद कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने किसी एक बच्चे का जीवन भी सुधारा है तो इससे बड़ा योगदान देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। करना कुछ नहीं है तो आपकी सेवा जॉब लग गई, आपने 10 बच्चों को सुधार दिया ना, वो 10 बच्चे 10 को और सुधारेंगे तो देखना आने वाले कुछ सालों के अंदर सारी चीजें बहुत अच्छे से हो जाती है। तो आप सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस क्षेत्र में एजुकेशन का काम कर रहे हैं। मुझे आपने आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। भविष्य में भी मेरी कभी आवश्यकता हुए आपको तो आप याद करना। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी उन आवश्यकताओं को पूरा करूँ। और इन सभी बच्चों को धन्यवाद दूंगा कि आपने यहाँ पे आए, धूप में सुना सभी को। और जाते जाते एक ही बात कहूँगा, जिन जिन विद्वानों को सुना है इनको केवल सुनना ही नहीं है, इन बातों को जीवन में लागू करोगे तो हमारा आना सफल है और आपका बैठना सफल है। नहीं तो क्या हम तो बोल के चले जाएंगे, किस तीसरी जगह और जाके बोल देंगे। बस हम ये चाहते हैं कि कुछ सालों बाद में आप में से कोई उठ के आए और ये कहें कि सर उस सेमिनार में मैं था या थी, उसके बाद हमने बहुत तरीके से पढ़ाई की और आज हम जीवन में सफल है। आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बस इतना ही चाहिए हमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बाकी भगवान ने सब दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।